हमारे आज के वाइल्ड लाइफ सेगमेंट के मेहमान यूँ तो ये कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है, लेकिन पिछले 12 वर्षों से इन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। और आज खास चर्चा करेंगे इनसे स्मॉल कैट्स के बारे में। आइए मिलकर स्वागत करते हैं मयंक जायसवाल जी का। आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्ते जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स दूरदर्शन चैनल फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो and giving me this opportunity to to express my journey from corporate to wildlife. तो जर्नी से शुरुआत करते हैं। Yes. कॉर्पोरेट बोला आपने, कॉर्पोरेट से वाइल्ड लाइफ का जो ये सफ़र था पैरेलल ही चल रहा है, कैसा रहा? थोड़ा सा टफ तो रहता है मैडम। एक्चुअली जब मैं स्टार्ट किया था अपना जॉब 2013 में, सो आई एम बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर एंड मेरी पहली पोस्टिंग इंडियन ऑयल में हल्दिया रिफाइनरी में थी इन 2013। सो वहाँ पे जो वो लोकेशन है, जियोग्राफिकल लोकेशन, दैट इज़ अ वेरी रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। सो वहाँ पे ऑफिस आवर के बाद बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता था। तो और प्रकृति से प्रेम बहुत सालों से था, क्योंकि मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ जो विच इज़ वेरी नियर टू द वन ऑफ द टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो प्रकृति से प्रेम तो मेरा काफ़ी पहले से था, बट अब उसको इस रूप में आएगा मेरे को नहीं पता था जी। तो मैं अपने खाली टाइम में हमारे जो क्वार्टर्स होते थे, गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते थे, वो रिवर साइड के आसपास होते थे। तो जनरली हम लोग शाम में इवनिंग वॉक के लिए जाते थे, या मॉर्निंग वॉक सैटरडे संडे हम टाइम निकाल के वहाँ पे जाते थे। तो वहाँ पे कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स आती थी रिवर साइड पे। तो वो माइग्रेटरी बर्ड्स की एक्टिविटी देख के थोड़ा हम लोग मेस्मराइज सा लगता था कि यार ये क्रिएचर मतलब काफ़ी अच्छा है। तो वहाँ पे एक बार मेरी नज़र एक ग्रीन बीटर पे पड़ी। ग्रीन बीटर का वो मूवमेंट मेरे को आज तक नहीं भूलता है कि वो अपने चिक्स को कैसे फीड कर रहा था। तो मैंने सोचा कि फिर क्यों ना इस मतलब मूवमेंट को कैप्चर किया जाए। तो वो उस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए वी नीड अ कैमरा। तो बट दैट वाज अ वेरी टफ डिसीजन कि जब मैं प्राइस देखता था कैमरे की, तो इट्स अ वेरी डर लग जाता है यस कि बहुत टफ है। तो उस टाइम पे जब हमारी सैलरी जब आती थी, तो लोग मोबाइल फ़ोन्स एंड लैपटॉप्स एंड बहुत फैसिनेटिंग गैजेट्स पे इन्वेस्ट करते थे। बट जब मेरी बारी आई तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को ये सब नहीं लेना है, मेरे को एक अच्छा कैमरा लेना है जी। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैं गया और कलकत्ता से मैं एक कैमरा परचेज करके ले आया। तो उस कैमरे की टेक्निकलिटी देख के मैं बहुत ही पजल था कि ये क्या है। सिंस आई एम मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मैं टेक्निकलिटी समझने के लिए, मतलब टेक्निकलिटी तो मैं फुल समझ गया, बट ये था कि अब डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया कि तो हाँ। इसी दौरान फिर आपकी जो छोटी बिल्लियों से मुलाकात कब हुई, अगर हम स्मॉल कैट्स की बात करें? स्मॉल कैट्स की बात अगर हम करें मैम, तो ये 2018 से स्टार्ट हुई। 2018 में मैंने देखा कि लोग बिग कैट्स पे काफ़ी बातें करते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं स्नो लेपर्ड्स, टाइगर्स, लेपर्ड्स, इन्हीं पे चर्चा रहती है। बिकॉज दीज स्पीसीज आर अ वेरी फ्लेक्सिबल स्पीसीज, और सब लोग बात करते हैं इस पे। प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी हैं, प्रोजेक्ट टाइगर सेफ टाइगर पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। बट जो वाइल्ड कैट्स हैं, जो बहुत ही नेग्लिजिबल हैं, उन पे कोई बात नहीं करता है। तो वो एक ग्रे एरिया था मेरे लिए। देख भी रहे हैं कुछ यस, आप देख सकती हैं डेजर्ट कैट। डेजर्ट कैट इज द वन ऑफ द वेरी रेयर स्पीसीज। सिमिलर भी लगती है जो डोमेस्टिक कैट। यस, जनरली इसको हम लोग एंसेस्टर बोलते हैं, जो एशियन वाइल्ड कैट इसको भी इसका नाम देते हैं। तो एशियन वाइल्ड कैट एंड डेजर्ट कैट बोथ आर द सेम, एंड दिस कैट इज द एंसेस्टर ऑफ द डोमेस्टिक कैट। सो डोमेस्टिक कैट की एंसेस्टर हैं ये। तो जब डेजर्ट कैट की अगर हम बात करें, तो डेजर्ट कैट बेसिकली क्या होता है कि वेरी क्लोज टू डोमेस्टिक कैट। तो जनरली लोग डिस्टिंग्विश करना नहीं कर पाते हैं इस कैट को।
जब इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं तो इसको लोग डोमेस्टिक कैट भी समझ लेते हैं। कितनी सुंदर भी लग रही है, कितनी प्यारी सी तो लग रही है। डोमेस्टिक कैट अगर इस समझ लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि लोग इसके कंजर्वेशन पे ध्यान नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ द ये तो आम है, ये तो आम है, मिलती है yes. हर जगह। बट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे डाइवर्सिटी के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए, ये हमारी जो कैट्स हैं। तो ये जो कैट हमें मिली थी ये थार डेजर्ट में मिली थी। थार डेजर्ट में बाड़मेर के पास एक जगह है, वहाँ पे मिली थी। और इस कैट की फ़ोटो लेना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग है बिकॉज ये बहुत शाई होती हैं। इनका जो ट्रू नेचर होता है दैट इज़ वेरी शाई। और मतलब हम लोग को जनरली आम इंसानों को ये एक्सेप्ट नहीं करती हैं, बहुत शाई होती हैं, नॉक्टर्नल होती हैं। तो मेरी 6 महीने की छोटी बेटी थी जब मैं इस एक्सपीडिशन पे गया था। तो मेरे को याद है कि एक नेचुरलिस्ट का फ़ोन आया था कि आप आइए देखिए यहाँ पे वाइल्ड कैट काफ़ी मतलब फ्रीक्वेंट है। मैं इस पे काफ़ी काम भी कर रहा था, प्रोफेसर डुकिया हैं उनके साथ मिलके कंजर्वेशन पे। तो मेरे को जब पता चला कि मतलब उसका मूवमेंट है तो मैं फिर अपनी डॉटर को लेके, छोटी डॉटर को लेके अपनी वाइफ के साथ मैं ट्रिप पे निकल पड़ा इसके लिए। वहाँ पे गया मैं 3 दिन मैंने बिताए। बट वो कैट ने मेरे को बहुत ही शाई होती है तो अच्छी पिक्चर्स नहीं दे रही थी, डिसअपॉइंट कर रही थी आपको। हाँ, बहुत डिसअपॉइंट कर रही थी। तो मेरे को लगा कि कुछ तो है कि अगर हम बात करें कि हमारा प्रेजेंस वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है बिकॉज वो अपने ट्रू नेचर में है। तो मैंने 3-4 दिन ट्राई किए। मेरा मतलब पेशेंस लेवल भी काफ़ी मतलब वैसा हो गया था कि अब लग रहा है मिलेगी अब नहीं हो पाएगा। बट मैंने कहा कि नहीं, एक दिन और रुकते हैं, इतना दूर मैं आया हूँ और मेरी फैमिली भी आई है इतना स्ट्रगल करके, तो ठीक है एक दिन और रुकते हैं। उस दिन जब मैं गया तो सडनली वो मतलब दे केम आउट फ्रॉम द डेन। और वहाँ पे मैंने उस बिल्ली की फोटोग्राफ्स ली और इनका बहुत सारा मूवमेंट है जो मैंने कैप्चर किया, मदर और उसकी तो किटन ये का। तो डेजर्ट कैट के बारे में आपने बताया। Yes. इसके अलावा और कितनी छोटी बिल्लियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं? जनरली हमारे इंडिया में 9 स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैट जो फलाइन स्मॉल फलाइन कैट्स हैं वो 9 स्पीसीज हैं। जैसे आप जंगल कैट की बात करें, फिशिंग कैट की बात करें, रस्टी स्पॉटेड कैट है। जो हम देख रहे हैं आप बताएं, रस्टी स्पॉटेड कैट। हाँ, रस्टी स्पॉटेड कैट एक वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कैट जो वाइल्ड कैट जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही छोटी बिल्ली होती है, मतलब बहुत शाई और नॉक्टर्नल होती है। इसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। जैसे मैं मेरे को याद है मैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व में गया था तो ये फोटो हम उसी बिल्ली की नहीं, देख रहे ये फोटो फिशिंग कैट की है। फिशिंग कैट, कैट हाँ, है। ये फिशिंग कैट है। ये भी हमारे बेसिकली तराई रीजन हो गया जहाँ पे वाटर बॉडी है, मैनग्रूव्स हैं, वहाँ पे ये बिल्ली बहुत ही माहिर होती है अपना मछली का शिकार करने के लिए। तेज है, बहुत ही तेज है। तो जनरली क्या है कि जो रस्टी स्पॉटेड कैट है, जब मैं पीलीभीत में गया था तो पीलीभीत का जो डेटा बोलता है, पीलीभीत में 2010 में इसकी साइटिंग हुई थी। फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन इसका 2010 में हुआ था। माला रेंज में ये दिखी थी ट्रैप कैमरे में। तो जब मैं सफारी पे निकला उस टाइम, उन दिनों सफारी पीलीभीत ऐसा जगह था जो बहुत लेस पॉपुलर था। तो जब मैं सफारी पे निकला तो मेरे को अचानक से मेरी नज़र एक बिल्ली पे पड़ी और गाड़ी तुरंत स्टॉप हुआ और मुश्किल से उसने 3 या 4 सेकंड का टाइम दिया होगा, वो कूद गई ग्रासलैंड के अंदर। तो समहाउ आई टुक द फोटोग्राफ्स। फिर जब मैं घर आया लौट के कि चलो तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को फिशिंग कैट मिली बिकॉज फिशिंग कैट बहुत नॉर्मल थी वहाँ पे। फिशिंग कैट। अच्छा, एक और हम ये कैट देख रहे हैं। हाँ, ये वो कैट है, रस्टी स्पॉटेड। रेयर कैट, वेरी रेयर कैट। तो रेयर इन द सेंस अगर आप तराई रीजन की बात करें तो तराई रीजन में इसका जो प्रेजेंस है वो बहुत ही रेयर है। इसकी पूंछ भी काफी मोटी है। हाँ, मैं उसी पे चर्चा करना चाहूँगा कि जब फोटोग्राफ्स ले लिया तो देन आई वाज थिंकिंग कि ये तो फिशिंग कैट का बच्चा है। तो बिकॉज
मेरे को जो फोटो मिली थी उसमें पूंछ उतनी क्लियर नहीं थी, मैं जूम करके उसका फेस देख रहा था, मैं पूंछ पे मेरी ध्यान ही नहीं जा रही थी। तो जब मैं घर आया, जब मैं रिव्यू कर रहा था फोटो, तो मैंने इसकी पूंछ पे जब मेरा ध्यान गया तो देखा कि यार ये तो फिशिंग कैट नहीं होती है, फिशिंग कैट नहीं है, ये तो कुछ और है। बिकॉज वो जो फिशिंग कैट होती है उसका जो पूंछ अगर आप देखेंगी तो वो बहुत छोटा और पतला होता है। ये काफ़ी रस्टी स्पॉटेड कैट का जो पूंछ था वो फरी था बहुत ज़्यादा। तो मेरे को लगा कि ये रस्टी ये फिशिंग कैट का छोटी सी है और लेकिन पूंछ काफी फरी है। यस, तो ये कुछ और है। तो फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ाई की, इस पे देखा कि कहाँ पे ये कैट मिल सकती है। पता चला कि आपने एक बहुत रेयर पिक्चर कैप्चर कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कुछ जो जूलॉजिस्ट हैं उनको भी ये फोटोज भेजी, बिकॉज रस्टी स्पॉटेड कैट मैंने पहले भी देखी थी, बट ये जो कलर था इसका कलर इसमें बहुत ही उससे अलग था। तो मेरे को रस्टी स्पॉटेड कैट तो नहीं लग रही थी, बट जब मैं फीडबैक लिया, जो मेन जूलॉजिस्ट लोग हैं उनसे फीडबैक लिया, तो लगा कि यार ये तो रस्टी स्पॉटेड है। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि इसका कलर तो ये नहीं है, कलर जो मेरे पास पिक्चर है वो उसके कलर से काफ़ी डिफरेंट है ये। जी, जी, जी। तो जब ये देखा कलर बहुत डिफरेंट है, तो मेरे दिमाग में आया कि ये हो सकता है कि ल्यूसिज्म हो इसमें, बिकॉज मेलेनिन कंटेंट अगर कम रहता है किसी भी स्पीसीज में, तो वो क्या होता है उसमें पिगमेंटेशन कम होते रहते हैं। राइट। तो मैंने ये सोचा कि ये तो बहुत ही रेयर फाइंडिंग्स हैं, मतलब इस पे हम लोग कुछ लिख तो आपने कुल मिला के एक रेयर पिक्चर कैप्चर किया जो आपको भी नहीं पता था कि ये वो हो सकता है। लेकिन आपने अभी पीलीभीत की भी चर्चा करी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के साथ आपका क्या रिश्ता रहा है? मंत्री जी ने भी आपको इन्वाइट किया था, आपको बुलाया था कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए भी, तो उसके बारे में भी थोड़ा हमें बताएं। पीलीभीत से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, बिकॉज़ वहाँ पे जब ये टाइगर रिजर्व बना था बहुत लेस नोन था, और मेरा एक फ्रेंड था, उसकी फर्स्ट पोस्टिंग एज अ IFS ऑफिसर वहाँ पे हुई थी। तो ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर दैट टाइगर रिजर्व। अगर हम उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की हम बात करें, अगर आप उसका सैटेलाइट व्यू देखें, तो सबसे ज्यादा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी वहीं पाया गया है। बिल्कुल, बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशन। अगर आप उसका सैटेलाइट व्यू देखेंगी तो वो जंगल का जो स्ट्रक्चर है वो यू शेप में है। सो उस यू शेप की वजह से क्या है, बीच का जो यू का पार्ट है दैट इज कवर्ड बाय द फार्मर, दैट इज अ फार्म लैंड। सो इफ एनी एनिमल्स वांट्स टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो फार्म लैंड ही जाएगा। यस। तो ये जो फोटो हम देख रहे हैं, हाँ, ये एक फोटो है जहाँ पे जिसमें मैं मंत्री जी के साथ, माननीय जितिन प्रसाद जी के साथ एक एक्सपेडिशन था पीलीभीत रोज बोल के, उसमें कैप्चर किया था। उसके दौरान उन्होंने काफी एफर्ट लगाए थे। ये दहाड़ रहा है या यौन कर रहा है? नहीं, ये यौन कर रहा है मैम, ये दहाड़ नहीं रहा है, ये यौन कर रहा है। ये एक फीमेल है। तो वहाँ पे कंजर्वेशन एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, और लाइवलीहुड के लिए लोग के पास कुछ नहीं है, बिकॉज हमें प्रकृति को भी बचाना है, और साथ में जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए लाइवलीहुड के लिए भी हमें काम करना है। तो माननीय मंत्री जी के पास भी एक बहुत चैलेंजिंग वो था कि हम कैसे इसको डेवलप करें, सस्टेनेबली डेवलप करें, कि मतलब जो वहाँ के लोग हैं उनका भी अच्छा हो, और प्रकृति का भी संरक्षण हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा टास्क दिया था कि आप लोग को इसको इको टूरिज्म डेवलप करना है, और उनका ये जो बेसिकली एक नज़रिया था देखने का बहुत ही सराहनीय था हमारे लिए भी। तो हम लोग जब पीलीभीत की अगर हम बात करें, तो पीलीभीत में अगर हम डेटा पे आते हैं, हम डेटा पे जब पहले 5000-6000 साल के लोग आते थे वहाँ पे, मतलब बिफोर 2021, नाउ द फुटफॉल इज अप्रोक्सीमेटली 50,000, 55,000, फ्रॉम 5,000 to 55,000। टूरिज्म बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लोग वहाँ पे मतलब काफ़ी टूरिज्म के वजह से वहाँ पे होम स्टे चलने लगे, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलने लगा। अब उनको ये समझ में आने लगा कि अगर टाइगर बचेगा, वहाँ की प्रकृति बचेगी, तो हमारा रोजगार भी चलेगा। तो मतलब जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं वो कंजर्वेशन का भी काम कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। बिल्कुल। और इसको हम अगर देखें तो एक तरीके से साधना है, और जब आप किसी को जंगल के बीच अपने कैमरा के साथ आप किसी एनिमल को कैप्चर करना चाहते हैं, तो बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी पड़ती है, ना तो वो जो स्पीशीज़ है वो परेशान हो और ना ही आपको कोई खतरा हो।
तो कैसे आप ये सब ख्याल रखते हैं? बिल्कुल, हमारा जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है उसका कुछ एथिकल कंडक्ट्स होते हैं। लाइक जैसे अगर कोई वाइल्ड एनिमल्स दिखता है तो उसको प्रॉपर स्पेस देना है, उससे एक सर्टेन दूरी बना के रखना है, तो और बहुत ज़्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो अगर ये सब चीज़ें को हम ध्यान दें तो हम अपना एक सस्टेनेबली टूरिज़्म हम डेवलप कर सकते हैं वहाँ पे। और अगर हम जैसे कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बाहर के देशों में कि फोटोज़ लेने के लिए लोग भीड़ काफ़ी उमड़ी रहती है और हो जाता हाँ है। और उसमें जानवर जो है वो काफ़ी परेशान हो जाता है। अच्छा, एक हाथियों के साथ भी आपका बहुत अच्छा इनकाउंटर रहा। आई थिंक हम ये वीडियो भी देख पा रहे हैं, वो डियर है। आई थिंक इसकी पीछे की भी कहानी हमें बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये फुटेज मैंने जिम कॉर्बेट में लिया था। मेरे को याद है जब मैं काफ़ी संध्या का बेला था, तो लाइट बहुत कम थी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरी नज़र एक डियर पे पड़ी जो कि अपने जो काफ थी उसकी, वो छोटे से जो बच्चे फॉन को, थी, हाँ उसको वो मतलब कडलिंग कर रही थी। अचानक से मैंने देखा कि एक हाथी जो मेल टस्कर है वो चलता हुआ उसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो मैं बहुत ही परेशान हुआ कि यार अगर इसकी के डायरेक्शन में अगर ये आ रहा है तो ये बच्चे को कैसे, बिल्कुल वो वेरी न्यू बॉर्न था, आप देख सकते हैं वो चल भी नहीं रहा है, चल भी नहीं पा रहा था। बड़ा क्यूट हाँ, ये नज़ारा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मदर पावर एक इंस्टिंक्ट होता है जो कि हर जगह वैलिड होता है। सो यहाँ पे जो मदर डियर था, मतलब आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि होगा क्या, और ऐसा तो नहीं है कि हाथी छोटे बच्चे को मार डालेगी, बिकॉज इन जानवरों को केवल प्रेडेटर्स का खतरा नहीं होता, ये जाइंट स्पीसीज हैं, ये अपने प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है उनको हार्म पहुंचा सकते हैं। तो ये जो डियर मदर डियर थी वो मतलब अगर हम इसकी थोड़ी सी नेचुरल उस हिस्ट्री मूवमेंट काइंड ऑफ है कि हाथी के सामने ही आके खड़ी हो गई। तो हाथी थोड़ी देर के लिए रुका वहाँ पे, और फिर उसके बाद उसको भी लगा कि ये क्या है। तो बेसिकली वो लड़ाई नहीं कर रहा था, या फिर उसका ऐसा मूड नहीं था कि वो लड़ाई करे। बेसिक इंस्टिंक्ट वाज कि वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर ले, और जो उसका हाथी का जो रास्ता है वो उसको डाइवर्ट कर ले। तो वो बार बार क्या है कि हाथी के पास जाके वो थोड़ा सा राइट में जा रहा था। खुद भी अपनी जान का खतरा हो सकता है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल वो बिल्कुल मदरली जो इंस्टिंक्ट होता है कि अपने बच्चे को बचाना है, तो वो क्या कर रहा था कि वो एक जगह से दूसरे जगह उसका ध्यान भटका रहा था कि मतलब मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं हूँ, आप प्लीज दूसरे रास्ते से चले जाइए, मेरे बच्चे को बच दीजिए। तो ऐसी बड़ी बेहद ही खूबसूरत और विचित्र कहानियां आपको जंगलों के बीच मिलती होगी, तो कौन सा आपका बेस्ट मोमेंट है? बेस्ट मोमेंट अगर आप बात करें तो बहुत सारे बेस्ट मोमेंट्स हैं मेरे। बेसिकली मैं फोटोग्राफी के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि फोटोग्राफी इज नॉट ओनली अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन, फोटोग्राफी इज आर्ट। जैसे एक बोलते हैं ना कि एक आर्टिस्ट को अगर, एक पेंटर को अगर अपना एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करना है तो एक कैनवास को आपको अपना एक्सप्रेशन निकालने के लिए पेंटिंग करनी पड़ेगी। वैसे ही फोटोग्राफर्स, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं, जो स्टोरी टेलर्स फोटोग्राफर हैं, उनको भी क्या है कि अगर उनको कुछ ऐसी चीज़ें मूवमेंट दिखाना है तो देयर शुड बी अ समथिंग जो कि कुछ कहे, वो फोटो कुछ कहनी चाहिए। तो उस एस्पेक्ट में मैंने 4-5 साल तो ऐसे बिताए कि देखा कि भाई यहाँ पे तो फोटो केवल डॉक्यूमेंटेशन ही बन रही है, कुछ स्टोरी टेलिंग नहीं है। तो मैं सारे लोगों को, अच्छे बेस्ट फोटोग्राफर्स को की फ़ोटोज़ देखना स्टार्ट किया, तो समझ में आया कि नहीं, फोटोग्राफी एक टूल है, एक जरिया है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। तो जैसे बहुत सारी ऐसे मूवमेंट्स हैं, जैसे एक मूवमेंट मैं मसाई मारा गया था, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि एक लायन था, लायन ने हंट किया था, और उस हंट पे केवल लायन का कब्जा होना चाहिए ऐसा लायन सोच रहा था, बट पीछे से आप देखेंगे कि वल्चर्स एंड फॉक्स पीछे पीछे उस पर डिपेंडेंसी रहती है इनकी। तो दे ऑल आर एक्सकेवेंजर्स, उनके ऊपर इनकी भी नजर थी कि आज तो दावत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप एज अ फोटोग्राफर, आपने इतने अच्छे से समझाया कि फोटोग्राफी एक कला है, पर जब हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात करते हैं आज के समय में, तो उसको ग्लैमर से जोड़ दिया जाता है। जो यूथ है वो उसको ग्लैमरस समझता है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में?
देखिए एक्चुअली मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि फोटोग्राफी एक आर्ट है, एक एक्सप्रेशन, जो आपका अंदर का एक्सप्रेशन है, जो आप सोचते हो उसका रिप्रेजेंटेशन का एक जरिया है। तो मेरे हिसाब से इसको बहुत ही ग्लैमराइज करना ये अच्छी चीज़ मतलब मेरे हिसाब से नहीं है, बिकॉज आप अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचा रहे हो एक टूल के जरिए। सो फोटोग्राफी एक माध्यम है कि उसके जरिए हम इनफैक्ट फोटोग्राफी एक जिम्मेदारी है। आप अगर फोटोग्राफर हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को अवेयर करें और समझाएं कि जानवरों की दुनिया भी कितनी सुंदर है। मयंक जी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने सुंदर जंगल के दृश्य हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच।